Plumber laws. So today we are going to start with Negotiable Instruments Act 1881 जो कि this act came into force on first day of March 1882. तो you have to remember this date, 1st March 1882 को it came into force. और ये एक्ट किसकी बात करता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. ठीक है. अब फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882 यहाँ लिखा है. इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. देन बैंकर की डेफिनेशन इसमें लिखी है. बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. देन प्रोमिसरी नोट्स. अब प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं? चैप्टर 2 में है प्रोमिसरी नोट्स. ये क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट. तो ये बात ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज में आता है कि प्रोमिसरी नोट में बैंक नोट और करेंसी नोट एक्सक्लूड होते हैं. बैंक नोट और करेंसी नोट को हटा के प्रोमिसरी नोट बनता है. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. जो भी कंडीशन होती है ना, कि मान लो ए बोल रहा है बी को कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा. आई प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपीज टू बी. तो ये क्या है? अनकंडीशनल है. अब ये हो गया कि आई प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपीज टू बी इफ बी मैरी सी. तो ये तो कंडीशनल हो गया ना, तो ये वॉइड हो जाएगा, प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा ये. देन इट इज साइंड बाय द मेकर एंड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओनली टू एन ऑर्डर और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. या तो ए ऐसा लिख सकता है, आई विल पे 10,000 टू द बेयरर. तो जो भी उस प्रॉमिसरी नोट के पोजेशन में होगा उसको 10,000 रुपीज मिल जाएंगे ए से. अब मान लो उसने एक पर्सन को दिए हैं जिसका नाम है बी ने इंडोर्स कर दिया है और दे दिया है सी को, और सी से पैसे ले लिए हैं उसके बदले 10,000 रुपये. अब सी बेयरर है तो सी ए के पास जा सकता है पैसे मांगने. तो उस सर्टेन पर्सन के ऑर्डर को भी, जैसे ए ने दिया था बी को प्रॉमिसरी नोट, बी ने इंडोर्स कर दिया सी को, तो बी अब क्या बोल रहा है? सी को ऑर्डर दे रहा है कि आप ले लेना, ए से आप पैसे ले लेना खुद जाके, क्योंकि अब बी से उधार ए ने लिए थे और बी ने सी से उधार लिए हैं. ठीक है. तो फिर ए ने इसको प्रॉमिसरी नोट दे दिया कि मैं इस तारीख को आपको पे कर दूंगा वापस. मान लो 1 जनवरी को मैं आपको पे कर दूंगा वापस. अब बी ने ये प्रॉमिसरी नोट सीधा सी को पकड़ा दिया कि ये प्रॉमिसरी नोट पकड़ो, 1 जनवरी को जाना, ए से पैसे ले लेना और अपना हिसाब खत्म. तो अब क्या हो गया? बी के ऑर्डर पे सी को पेमेंट मिल रही है ना, तो ये लिखा है टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को भी लिख सकते हैं अपन प्रॉमिसरी नोट, कोई स्पेसिफिक सर्टेन पर्सन को भी लिख सकते हैं, या सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पे किसी और पर्सन को भी मिल सकते हैं अगर उसने एंडोर्स किया है. तो एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट भी विल स्टडी फर्दर. नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? इसमें अब जैसे प्रॉमिसरी नोट में ओनली 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी. ए ने अगर प्रॉमिसरी नोट बनाया है तो वो किसी को भी अगर मिलेगा, जैसे ए ने बनाया है, प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो ए ने प्रॉमिसरी नोट बनाया है बी के लिए, तो बी सी को दे दे, सी डी को दे दे, ये डी ई को दे दे. ये किससे लेने आएंगे? ए से ही लेने आएंगे, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे. बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर,
ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ड्रॉअर जो बिल्स ड्रॉ करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। ड्रॉई क्या होता है? पेमेंट देता है। तो बैंक मान लो ड्रॉई। और पे क्या होता है? जिसको पेमेंट मिलने वाला होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ें। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट हैज़ टू बी इन राइटिंग, containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of certain person। अगर किसी और को भी किसी और पर्सन को भी पे कर रहे हैं तो वो भी उस स्पेसिफिक पर्सन ने ऑर्डर किया होगा तभी किसी और पर्सन को पे कर सकते हैं, या टू द बेयरर। सेम प्रोमिसरी नोट वाली चीज़ है, बेयरर को भी पे हो सकता है या उस सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पे भी किसी और को पे हो सकता है। तो अनकंडीशनल होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। I will pay some money to B। साइन भी कर दिया, कंडीशनल भी नहीं है। अब बताओ ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने सर्टेन अमाउंट नहीं लिखा है। तो सर्टेन सम होना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आप पे करना चाहते हो। ये अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कोई सम, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब कुछ ऐसा कंडीशन, जैसे डेट है, डेट मेंशन कर दी 1 जनवरी को ही पैसा दूंगी, तो ये थोड़ी ना कोई कंडीशन होती है। जो चीज़ होने वाली है, जो चीज़ हो, मतलब अपन को 100% श्योर है ये चीज़ होगी ही होगी, तो फिर वो कंडीशनल नहीं मानी जाती। या मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगी पैसे, तो ये भी कंडीशनल नहीं है क्योंकि ये इवेंट तो होना ही होना है। ये कोई कंडीशनल नहीं है कि 1 जनवरी को दूंगी। डेट अगर मैंने स्पेसिफाई कर दी या टाइम स्पेसिफाई कर दिया तो ऐसा कुछ कंडीशनल नहीं होता है। ये अनकंडीशनल ही माना जाता है। अब आते हैं सीधा चेक पे। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक और नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज एंड ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये जो चेक होता है ना, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है क्योंकि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। मिनिमम 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं एंड इट इज़ ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक। अगर मेरा SBI बैंक है तो मेरे पास SBI का चेक होगा, उस पर मैं कुछ अमाउंट लिख के अपना साइन करके वर्ड्स में भी अमाउंट लिखूंगी और फिगर्स में भी लिखूंगी, पर्सन का नाम लिखूंगी और किसी को दे दूंगी जिसको देना होगा मुझे। और वो पर्सन, तो मैं क्या कर रही हूँ, वो पर्सन को दे रही हूँ और वो SBI में जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा डिमांड हो गया SBI को कि मेरा जो SBI में अकाउंट है ना, उसमें से आप इतने पैसे इस पर्सन जो आपके पास आया है उसको पे कर दीजिए। तो ये मेरा एक ऑर्डर है मेरे बैंक को। सो इट इज़ ओनली पेएबल ऑन डिमांड। जब वो बंदा जिसको मैंने चेक दिया है वो बैंक में जाएगा तभी पेमेंट होगी। एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? क्लियरिंग हाउस में जाते हैं। देखो, अब मैंने अगर किसी को चेक दिया SBI का, है ना, और उस सामने वाले आदमी का अकाउंट किस में है? HDFC में है, तो ये SBI भी जाके क्लेम कर सकता है और HDFC भी जाके क्लेम कर सकता है क्योंकि दोनों ही जगह से चेक्स कहाँ जाएंगे?
क्लियरिंग हाउस में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये इन दोनों बैंक के अलावा भी किसी और बैंक में जा सकते हैं, नहीं, उसका अकाउंट यहाँ पर, अब उसका अकाउंट यहाँ पर है, मेरा अकाउंट यहाँ पर है, तो या तो वो HDFC बैंक SBI से पैसे मांग सकती है या SBI HDFC बैंक में दे सकता है, यही हो सकता है, इसमें कोई थर्ड बैंक का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो इसलिए इन दोनों बैंक में प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि सेम क्लियरिंग हाउस में जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक की इमेज भेज के प्रेजेंट करते हैं दूसरे बैंक को, और ताकि दूसरा बैंक ना क्लियर कर दे वो पैसे और क्लियरिंग के थ्रू इसके अकाउंट में आ जाए। ऐसा ये प्रोसीजर होता है। Check in electronic form means check drawn in electronic form by using a computer source signed in a secure system with digital signature. तो इंडिया में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक इतना देखने को नहीं मिलता है, बट फॉरेन कंट्रीज में तो है। देन ट्रंकेटेड चेक क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल ईदर बाय द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक, वेदर पेइंग रिसीविंग पेमेंट इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन सब्सटीट्यूशन द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक। अब इस SBI चेक फिजिकली HDFC को दे, इससे अच्छा है वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेज दे। तो इससे क्या रिकॉर्ड भी रहता है। अब आप किसी को डिजिटल पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास भी रिकॉर्ड रहता है ना उस चीज़ का कि इस डेट को की थी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजना ज़्यादा सही रहता है। क्लियरिंग हाउस को कौन मैनेज करता है, RBI मैनेज करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ड्रॉई समझते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज कौन होता है, ड्रॉअर होता है। एंड द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे, मतलब जो बैंक हो गया जिसको डायरेक्ट किया जा रहा है, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि पे कर देना मेरे बिहाफ पे, वो कौन हो गया, ड्रॉई हो गया। अब ड्रॉई इन द केस ऑफ नीड क्या होता है, when in the bill or in endorsement thereof the name of any person is given in addition to the drawee to be resorted in the case of need, such person is known as। अब देखो, A ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया कि आई ऑर्डर B टू पे 5,000 रुपीज टू M, 5,000 रुपये टू M। इन केस B फेल्स टू पे, M कैन टेक मनी फ्रॉम C। तो ये C क्या हो गया, जब B नहीं दे पा रहा है तो इन केस ऑफ नीड किसने दिया, C ने दिया पेमेंट M को। तो C क्या हो गया, ड्रॉअर इन केस ऑफ नीड। देन एक्सेप्टर कौन होता है, आफ्टर ड्रॉई ऑफ द बिल हैज साइंड हिज असेंट अपॉन द बिल if there are more parts than one, delivered the same and given notice of such signing to holder। अब देखो होल्डर की डेफिनेशन भी आगे आएगी 8 में, सेक्शन 8 में। तो देखो अब मैं जैसे मैं ड्रॉई हूँ, मैं बैंक हूँ, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, मैंने उस पर अपना साइन कर दिया, अपना असेंट दे दिया कि हाँ आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब ये मैं वापस तुम्हें दे दूंगी तो तुम एक्सेप्टर बन जाओगे। अब एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन नोटेड प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस for better security and any person except is super protest for honor of drawer। अब देखो इस वर्ड में ही पूरा मीनिंग आ गया। ये क्या होता है सुपर प्रोटेस्ट, इसका मतलब होता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका एक्सेप्ट नहीं हो पाया। मान लो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर किया था मैंने बी को कि मेरे बिहाफ पे तू पे कर देना, पर बी ने सारा खर्चा कर दिया, सारे पैसे उड़ा दिए जो मैंने बी के पास रखवाए थे। तो अब क्या हुआ, मेरा दोस्त है सी, मैंने उसको बोला
उसने बोला चलो मैं कर देता हूँ, मेरे दोस्त के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना अमाउंट मैं पे कर देता हूँ। तो मैंने तो बी के पास पैसे रखवाए थे, बी ने सारे पैसे उड़ा दिए। अब सी मेरी इंसल्ट होने से बचा रहा है ताकि मेरी इंसल्ट ना हो पाए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर ना हो पाए, इसलिए कौन बचा रहा है? सी, ही इज अ सेवियर। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर फॉर ऑनर। जो ड्रॉअर के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन होता है वो होता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर। पेई कौन होता है? पर्सन नेम्ड इन इंस्ट्रूमेंट टू हुज ऑर्डर द मनी इज बाय इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड। जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा हो या तो उसने इंडोर्स कर दिया हो उसके ऑर्डर पे किसी और पर्सन को मनी रिसीव होना हो, तो उसको बोलते हैं पेई। अब होल्डर कौन होता है? होल्डर ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का होल्डर द पर्सन, any person entitled in his own name to possession, to receive, recover the amount due thereon from the parties thereto। जो पर्सन एंटाइटल्ड है उसका नाम है प्रॉमिसरी नोट पे लिखा हुआ या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लिखा हुआ या फिर चेक पे लिखा हुआ, चेक पे ऊपर ऊपर नाम लिखते हैं, पेई मान लो आप, जैसे पेई होता है। अब मान लो, डिफरेंस बताती हूँ, पेई क्या होता है? ओरिजिनल मान लो कि उसके पास पोजेशन होनी हो, पर होल्डर वही होता है जिसके पास पोजेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि होल्डर फर्स्ट ओनर ही हो चेक का, मतलब हो सकता है पेई ने उसको इंडोर्स करके किसी और को रिसीव करने के लिए बना दिया हो, किसी और पर्सन को रिसीव करने के लिए बना दिया हो कि तू मुझे, अब जैसे मैंने बी के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, बी ने बोला तू तो सी को कि तू मुझे इतने का अमाउंट दे दे, तू मुझे 10,000 रुपये ले ले, ये ले 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज और जाके ले लेना उस पर्सन से, बैंक में चेक डाल देना। तो ये क्या हो गया? अब चेक किसके पास है? सी के पास है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? सी के पास है। सी क्या हो गया? होल्डर हो गया क्योंकि उसके पोजेशन में है। तो बी होल्डर नहीं है, बी तो पे ही था। आप कौन बन गया? सी बन गया होल्डर। Where the note, bill of exchange, bill or check is lost, destroyed, its holder is the person so entitled at the time of loss destruction। लॉस डिस्ट्रक्शन का लायबल कौन होगा? होल्डर ही होगा। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? जो होल्डर से पैसे देके, होल्डर को पैसे देके वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक या प्रॉमिसरी नोट खरीद लेता है। एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम पोजेसर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इन पेबल टू द बेयरर। तो ये तभी दे सकते हैं, तभी कंसिडरेशन दे सकता है जब सामने वाला पर्सन इंडोर्स करे उसके नाम पे और ये उसे उसके बदले में पैसे दे। Before the amount mentioned in it become payable without having sufficient cause to believe any defect existed in the title of the person from whom he derives title। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स को लेने से पहले वो पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक लेने से पहले पूरा उसको देख लेना पड़ेगा कि जो सामने वाला होल्डर है उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो ही असली होल्डर है या उससे भी किसी ने चुराया, मतलब उसने किसी से चुराया है। जैसे बेयरर वाला तो लोग चुरा सकते हैं ना, आई प्रॉमिस टू पे टू द बेयरर, तो वो तो चुरा सकते हैं। तो उसको टाइटल क्लियर करना पड़ेगा खरीदने से पहले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है कि पेमेंट
होना चाहिए किसको, पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर। अपेरेंट टेनर क्या है, इंस्ट्रूमेंट पे जितना अमाउंट मेंशन्ड है, सर्टेन सम ऑफ मनी जो मेंशन्ड है, वो उतना ही पेमेंट होना चाहिए ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन under the circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive। अगर किसी को शक है कि ये ही बेयरर है, ये क्या इंटाइटल्ड है मनी रिसीव करने का, ये ही आशीष चंचलानी है जिसकी जो चेक पे नाम जिसका मेंशन्ड है, ये तो मुझे वो नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे उसका कि आपका आधार कार्ड लाइए, कोई आईडी प्रूफ मांगेंगे, ऐसे करके उसको जितने अमाउंट का वो चेक लेके आया है उतना अमाउंट पे करना होगा। देन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब सिंपल है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, जो कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ बने हैं, इंडिया के अंदर बने हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया, मतलब ड्रॉयर, ये तो पता है हमें, ड्रॉर कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, एंड मेड पेएबल इन एंड ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडियन, मतलब ड्रॉर और ड्रॉई दोनों इंडियन होने चाहिए। ये होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एनी इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन, मेड और made payable shall be deemed to be a foreign instrument। तो या तो ड्रॉर इंडिया का हो या पेई इंडिया का हो, इसमें ये पेई है, मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में या तो ड्रॉअर हो बाहर का फॉरेनर या फिर पेई हो फॉरेनर, तो हो जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। देन आता है सेक्शन 13, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेयरर, या तो जिसको लिए लिखा गया है उसको पेमेंट होगा या फिर बेयरर जिसके पास होगा, जिसके पोजेशन में होगा, उसको पेमेंट होगा। अब इसमें क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में कोई प्रोहिबिटिंग ट्रांसफ़र को प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है। सो इट शैल नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफ़र एंड इंटेंशन ऑफ नॉट ट्रांसफरिंग। The promissory note, bills of exchange and check is payable to the bearer which is expressed to be payable, या फिर लास्ट एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हुई हो या फिर ऐसा लिखा हुआ हो आई प्रॉमिस टू पे टू द बेयरर, किसी का नाम नहीं मेंशन्ड हो, बेयरर मेंशन्ड हो, या फिर इंडोर्समेंट इन ब्लैंक हुआ हो। इंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या होता है कि किसी का नाम मेंशन नहीं किया है मैंने, इंडोर्स कर दिया किसी को और साइन कर दिया है, किसी का नाम नहीं लिखा है मैंने, पे ब्लैंक देन साइन, ये होता है इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। किसको पे होगा, या तो स्पेसिफाइड पर्सन को जो उसमें लिखा हुआ है या फिर उसके ऑर्डर पे किसी और को भी पे हो सकता है, इंडोर्समेंट की बात की है। अब नेगोशिएशन क्या होता है, 14 में डेफिनेशन है नेगोशिएशन की, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, it is transferred to any person so as to constitute that person is holder, the instrument is said to be negotiated। negotiable का मतलब ही ये होता है कि it has to be transferable, तो transferable पे तो रोक लगा ही नहीं सकते हैं, अगर मैंने मेंशन भी कर दिया ना B is not entitled to transfer it to anybody, तो फिर वो तब भी ट्रांसफ़र कर सकता है क्योंकि नेगोशिएबल का मतलब ही यही है। बट हाँ, कुछ कुछ जैसे अकाउंट पे ही चेक्स होते हैं, वो आरबीआई की गाइडलाइंस है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते क्योंकि बैंक्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी जब ये इंडोर्समेंट करते थे चेक्स का।
अब आते हैं अपने फेवरेट वर्ड पे, इंडोर्समेंट पे। तो इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट होता है ट्रांसफर करना। व्हेन द मेकर या होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम, वो अपना साइन करता है, अदरवाइज देन एज सच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर के पर्पज से साइन करता है ऑन द बैक, या तो बैक पे साइन करता है, चेक के पीछे साइन कर सकता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे साइन कर सकता है, या फ्रंट पे, फ्रंट में कहीं नीचे कहीं साइन कर सकता है, ऑन द स्लिप ऑफ पेपर। So the sign for the same purpose, a stamp paper intended to be completed as negotiable instrument, he is said to be endorsed the same as is called the endorser. तो किसी और को ट्रांसफर के लिए वो अगर साइन कर रहा है तो वो क्या होगा? इंडोर्सर होगा, और जिसके पास वो जा रहा है मतलब जो होल्डर होगा वो क्या होगा? इंडोर्सी होगा। इंडोर्समेंट इन ब्लैंक तो मैंने बता ही दिया। इन फुल देखो दोनों का एक डिफरेंस है। इंडोर्समेंट इन ब्लैंक जो होता है ना उसमें नेम मेंशन नहीं होता है, इंडोर्समेंट इन फुल में पूरा पर्टिकुलर नेम मेंशन होता है। सो इफ अ इंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली, द इंडोर्समेंट इज सेड टू बी इन ब्लैंक। मतलब वो सिर्फ इंडोर्सर अपना साइन कर रहा है तो उसे बोलेंगे इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। मतलब जो जिसको पे होना है, मतलब जो होल्डर बनेगा, जिसको वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहा है, उसका नाम नहीं लिखा हुआ, उसका साइन नहीं लिखा हुआ। किसका साइन हुआ है? सिर्फ इंडोर्सर का। इंडोर्सी का साइन नहीं हुआ इसमें। मतलब जो इंडोर्स कर रहा है, जैसे मैं इंडोर्स कर रही हूँ ये बिल किसको? बी के नाम पे, तो मैं सिर्फ पीछे अपना नाम लिख देती हूँ और इसको वो चेक दे देती हूँ। मैंने इसका नाम नहीं मेंशन किया, तो ये हो गया इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। जब मैं इनका नाम वाम लिख के, इसका नाम जैसे बी है वो लिख के और अपना साइन नीचे करूँगी तो ये होगा इंडोर्समेंट इन फुल। और मैं इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन टू पे कि किसको पे करना है वो ऐड कर दूंगी तो ये होगा इंडोर्समेंट इन फुल। इंडोर्सी इज कॉल्ड इंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये कैसी डेफिनेशन है? तो इंडोर्सर और इंडोर्सी तो समझ ही गए क्या होता है। इंडोर्सर जो इंडोर्स कर रहा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, और जो इंडोर्सी होता है जिसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंट वो उसे मिल रहा होता है और वो जाके कलेक्ट करेगा, वो पेमेंट रिकवर करेगा। अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, रूल 18 बोलता है कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फिगर में अलग लिखा हुआ है, वर्ड्स में अलग लिखा है, तो फिगर्स और वर्ड्स में अगर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट लिखे हैं तो जो वर्ड्स में स्टेटेड है ना हम उसे ही मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही पे करेंगे। मतलब मैं बैंक हूँ, अगर मेरे पास कोई चेक आया और उसमें फिगर में लिखा हुआ है 10,000 और वर्ड्स में लिखा हुआ है 1,000, तो मैं 1,000 मानूंगी, 10,000 नहीं मानूंगी। देन इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड। अब जिस इंस्ट्रूमेंट पे या तो प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे कोई वो टाइम नहीं मेंशन्ड है कि किस डेट पे किस टाइम पे वो पेएबल होगा, तो वो कब पेएबल होगा? ऑन डिमांड ही पेएबल होगा। और चेक तो वैसे भी ऑन डिमांड ही पेएबल होता है, भले ही उस पर डेट लिखी हो या नहीं लिखी हो। चेक का टाइम क्या होता है? 90 डेज का टाइम रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उस चेक का कोई मतलब नहीं रहता। अब इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि इनकोएट मतलब होता है इनकम्प्लीट। तो मैंने अगर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बना के दिया किसी को, ए ने इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बनाया बी के नाम पे, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करें, बट उसका अमाउंट जो भी स्टैम्प्ड अमाउंट है ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 50 रुपये की स्टैम्प है और उस पर 50,000 तक का ही अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1,00,000 नहीं हो जाना चाहिए, 51,000 भी नहीं होने चाहिए। जितने की स्टैम्प है और जो स्टैम्प अलाउ करती है जितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट होना चाहिए उसमें रिटर्न। तो वेर अ पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर
a paper stamped in accordance with the law relating to the negotiable instrument then in force in India and either wholly या तो पूरा ही ब्लैंक होगा या हैविंग रिटन an incomplete negotiable instrument he thereby gives prima facie authority to the holder. तो अथॉरिटी किसके पास हो जाएगी? जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर है जो उस इंस्ट्रूमेंट का, जिसके पास पोजेशन है उस इंस्ट्रूमेंट का, टू मेक और कंप्लीट, वो क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है उस इंस्ट्रूमेंट को फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन. जैसे स्टैम्प से अगर कोई अमाउंट स्पेसिफाइड है, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प. अगर अमाउंट जो स्टैम्प का अमाउंट है और वो स्टैम्प जिस उसका जो स्टैम्प का परमिसिबल अमाउंट जो है उतने ही अमाउंट तक लिख सकता है होल्डर. द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लायबल अपॉन द इंस्ट्रूमेंट. जो पर्सन ने साइन किया हुआ है ना, मतलब कौन? ड्रॉअर, वो लायबल होगा उस इंस्ट्रूमेंट का इन द कैपेसिटी इन विच ही साइंड द सेम टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट. जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका वो पर्सन लायबल होगा. Provided that no person other than a holder in due course shall recover the amount from person delivering the instrument. कितने अमाउंट? उससे जो ऑलरेडी रिटर्न है उस अमाउंट से ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकता उस पर्सन से जिसने वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया है. एट साइड ऑन प्रेजेंटमेंट, मतलब जैसे ही आप अपना इंस्ट्रूमेंट दोगे सामने वाले पर्सन को, तभी आपको एट साइट आपको पेमेंट दिया जाएगा. उसका मतलब होता है ऑन डिमांड. तो ये किस में होता है? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिया जाता है जनरली एट साइट या आफ्टर साइट, क्योंकि चेक तो ऑलरेडी पता ही है ऑन डिमांड ही होते हैं, एट साइट ही होते हैं. आफ्टर साइट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट ऑफ साइट, मतलब आप आफ्टर आपने उन्हें दिखा दिया उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद पेमेंट होगा. इसका जैसे एक ग्रेस पीरियड होता है 3 दिन का, तो हो सकता है वो 3 दिन बाद पेमेंट दे. या बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर द एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट बाद में देंगे. देन मेच्योरिटी ऑफ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू. प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मेच्योरिटी डेट क्या है? एट डेट विच इट फॉल्स ड्यू, मतलब जो ड्रॉअर जिस डेट के लिए बनाएगा तब से उसकी मेच्योरिटी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. ग्रेस पीरियड, हाँ इसकी मैं बात कर रही थी. ग्रेस पीरियड 3rd डे, मतलब 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है. विच इज़ नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, मतलब जो एट साइट वाली चीज़ होती है ना, उसके अलावा जो आफ्टर साइट वाली चीज़ है उसमें ये ग्रेस पीरियड होता है 3 दिन का. मतलब आपके ऊपर बिल किसी ने प्रॉमिसरी नोट बनाया था, ए ने आपको प्रॉमिसरी नोट दिया कि मैं आपको 30 मार्च को 10,000 रुपये दूंगा. आप 30 मार्च को चले गए ए के पास कि आपने प्रॉमिस किया था 10,000 रुपये, तो इसने कहा ठीक है 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद दूंगा. क्यों 3 दिन बाद? क्योंकि ये पहली बात तो एट साइट नहीं है, आफ्टर साइट वाला इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया है तुम्हें. दूसरा 3 दिन मेरा ग्रेस पीरियड है. तो ये चीज़ लिखी है 22 में. तो अब सेक्शन 23 क्या बोलता है? सेक्शन 23 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि मैं जो ये ग्रेस पीरियड है ना, ये कब से स्टार्ट होगा? तो ये तब स्टार्ट होगा जब जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी मेच्योरिटी आ गई है. मान लो आपने ये ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ है. ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को प्रॉमिसरी नोट बना के और बोला कि 1 महीने बाद, मतलब 21 अप्रैल को तू आ जाना और मुझसे 10,000 रुपये ले जाना. और ये आफ्टर साइड बिल है, इंस्ट्रूमेंट है. तो ये 21 अप्रैल को अगर ए के पास जाएगा तो ए 3 दिन का ग्रेस पीरियड और मांगेगा और बोलेगा 3 दिन बाद देता हूँ, अभी जा. दैट्स इट. Calculating maturity of bill, not very important. Section 25, when the day of maturity is holiday.
अब डे ऑफ मेच्योरिटी हॉलीडे पे पड़ रहा है तो क्या होगा, इट शैल बी डीम टू बी ड्यू ऑन द नेक्स्ट प्रिसीडिंग बिजनेस डे। जो उसके नेक्स्ट बिजनेस डे होगा ना, उस पे वो ड्यू माना जाएगा। अब कैपेसिटी किसकी होती है प्रॉमिसरी नोट बनाने की, जो पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अब इसमें लिखा है माइनर में ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर, नेगोशिएट सच बिल सो एज टू बाइंड ऑल अदर पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। मतलब माइनर बाइंड नहीं होगा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, वो किसी को लायबल नहीं होगा पे करने के लिए, बट ही कैन बाइंड द अदर पार्टीज। तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं वही लायबल होंगी, वही बाइंड होंगी खुद भी, और बी बाउंड बाय मेकिंग, ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग, इंडोर्समेंट, डिलीवरी, नेगोशिएशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन सब चीज़ों के लिए बाउंड होंगी। अब 27 के अंदर क्या दिया हुआ है, एवरी पर्सन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 26 27 these sections are important। तो एवरी पर्सन केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिमसेल्फ or being bound as mentioned in section 26 may be so bind himself and bound by a duty to authorize agent acting in his name। मतलब जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल है ना, वो अपने बिहाफ पे एक एजेंट भी रख सकते हैं। अब एजेंट की क्या क्या पावर होगी, उसके पास अथॉरिटी होगी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, रिसीव, डिस्चार्ज डेट, इन सब की पावर होगी, बट ही कैन नॉट एक्सेप्ट इंडोर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि वो खुद एक्सेप्ट कर ले बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने जो प्रिंसिपल है उसका, उसको बाइंड करने के लिए, ऐसा वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ बिजनेस में जो भी हेल्प करेगा ट्रांजैक्शन में, उसमें ही उसका रोल होगा। वो इंडोर्स वगैरह नहीं कर सकता बीओई को, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने की अथॉरिटी उसको दे दी है तो ज़रूरी नहीं है कि इंडोर्स करने की भी उसके पास ही होगी। देन लाइबिलिटी ऑफ एजेंट साइनिंग, अगर एजेंट अपना नाम प्रॉमिसरी नोट पे साइन करता है या बीओई पे या चेक पे, और ये मेंशन नहीं करता है कि ही वो मतलब एजेंट है, ही साइनिंग एज एन एजेंट, तो वो क्या होगा, पर्सनली लायबल होगा इंस्ट्रूमेंट पे। पर अगर सामने वाली पार्टी को पता है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो एक्ट कर रहा है, तब वो लायबल नहीं होगा, नहीं तो वो लायबल होगा। लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या प्रॉमिसरी नोट पे अपना नाम साइन कर देता है और वो इंस्ट्रूमेंट डिसीज पर्सन का था जिसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उस पे वो अपना साइन कर देता है, तो पर्सनली लायबल होगा, अनलेस वो लिख देता है, ये चीज़ मेंशन कर देता है कि ही विल बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ हिज असेट, मतलब जितने असेट उसे अपने जो भी डिसीज पर्सन है उससे जितने असेट मिले, मान लो 4 प्रॉपर्टीज थी उस डिसीज पर्सन की और उसने अपने चारों बेटों को दे दी। अब एक पर्सन ने साइन कर दिया उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो अगर वो ये मेंशन नहीं करता है मैं सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी तक के लिए ही लायबल रहूँगा, तो फिर वो पर्सनली सब पे ही लायबल हो जाएगा, मतलब पूरे इंस्ट्रूमेंट पे उसका एक जनरल लायबिलिटी आ जाएगी, ना कि अपने जो भी शेयर है उसके अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि पूरा एक इंस्ट्रूमेंट पे वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। Then liability of a drawer of a bill of exchange check is bound in case of dishonor by the drawer acceptor to compensate the holder provided due notice to the dishonor has been given received by the drawer herein after provided। तो ड्रॉअर लायबल होगा अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो, टू कॉम्पनसेट द होल्डर। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ चेक, ड्रॉई क्यों लायबल होगी, इफ द चेक हैविंग सफिशिएंट फंड, अगर उसके अकाउंट में, उस पर्सन के अकाउंट में सफिशिएंट फंड है, तब भी ड्रॉई जो कि बैंक होना चाहिए, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी चेक है उसको पे नहीं करता है, तो वो कॉम्पनसेशन के लिए लायबल होगा। लायबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट, एक्सेप्टर ऑफ बिल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट,
पर सब जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं वो अपने अपना पार्ट उन्होंने अगर नहीं किया तो इसलिए वो लायबल हो गए। तो 34 क्या बोल रहा है कि ड्रॉइज, अगर बहुत सारे ड्रॉई हैं एक इंस्ट्रूमेंट में, तो वो अपनी लायबिलिटी जो उनको पे करना है उसके लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट किसी और के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब SBI अगर है ड्रॉई, तो HDFC थोड़ी ना उसके लिए एक्सेप्ट करेगा, भाई SBI करेगा, चाहे HDFC पार्टी ही नहीं है तो वो क्यों करेगा। अब जैसे कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा भाई, SBI पे ड्रॉ हुआ है, SBI ड्रॉ हुई है, तो कैनरा बैंक और HDFC भी अगर ड्रॉ हुई है तो वो अपना अपने पार्ट का ही एक्सेप्ट करेंगे। देन लाइबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर, तो इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, whoever endorses and delivers a negotiable instrument before maturity without in such। अब ये क्या बोल रहा है, इंडोर्सर की क्या लाइबिलिटी है, अगर जैसे देखो ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया, देन बी ने सी को इंडोर्स कर दिया, तो अब बी लेने जाता है पेमेंट ए के बैंक से, SBI से। SBI बोलता है कि भैया ये तो इंसॉल्वेंट है, इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, अकाउंट सारे फ्रीज पड़े हैं, तो अब इधर कौन लायबल होगा, बी भी लायबल होगा, बी भी लायबल होगा, क्यों, क्योंकि इसने एक तो इससे पैसे, सी से पैसे लेके इसे अपना बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है और खुद तो ये फ्री हो गया। मेन पैसे किसको लेने थे, बी को लेने थे ना ए से, तो अब इसको सी को कॉम्पनसेट करने के लिए ए और बी दोनों लायबल हैं। अब 36 क्या बोलता है, एवरी पार्टी टू negotiable instrument is liable thereon to the holder in due course until the instrument is duly satisfied। ए ने इंस्ट्रूमेंट बना के दिया बी को, बी ने सी को इंडोर्स किया, सी ने डी को इंडोर्स किया, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होगा ना, जब तक बिल सेटिस्फाई नहीं हो जाता, मतलब जब तक डी को पैसे नहीं मिल जाते, तो ये सब लायबल होंगे, मतलब बी और सी भी लायबल होंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने लायबिलिटी किसी और पे डाल दिया, अपना बिल किसी और पे डाल दिया, और उसका अगर पेमेंट नहीं हुआ, उसमें कोई डिफॉल्ट हुआ, तो ये भी लायबल होंगे इसको डी को कॉम्पनसेट करने के, क्योंकि डी तो कोई सीन में था ही नहीं ना। ए से किसने बिल लिया, बी ने लिया, बी से किसने लिया, सी ने लिया, तो डी क्यों अकेला फंसे। मेकर ड्रॉअर एक्सेप्टर प्रिंसिपल, सेक्शन 37 यही सेम बात बोल रहा है। प्रिंसिपल डेटर कौन हो गया, ए हो गया, और ये सब कौन हो गया, बी और सी, ये श्योरिटीज हैं, तो श्योरिटीज भी लायबल होंगे अगर इसका कुछ जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका कोई लॉस होता है, तो श्योरिटीज प्लस प्रिंसिपल डेटर सब लायबल होंगे। जब तक इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकते। देन प्रायर पार्टी और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी, सेम चीज बोली है कि प्रायर पार्टी जो है वो एज अ प्रिंसिपल एक्ट करेगी फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पार्टी, मतलब ABCD है, तो AB के लिए प्रिंसिपल है, BC के लिए प्रिंसिपल डेटर है, एंड CD के लिए प्रिंसिपल डेटर है। तो अब देखो श्योरिटी क्या, अगर कोई श्योरिटी है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, या होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से, कि दूसरी पार्टीज को इन्वॉल्व ना करो, अगर तुम्हारा कोई भी पेमेंट बाउंस हो गया तो मैं अकेला लायबल रहूँगा, ऐसा श्योरिटी अगर बोलता है, या सॉरी एक्सेप्टर बोलता है होल्डर को, तो क्या सारी पार्टीज, अदर पार्टीज का कोई लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो होल्डर होता है ना वो सारी पार्टीज से क्लेम कर सकता है अपना जो भी उसका कॉम्पनसेशन है इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
तो 40 सिर्फ ऐसी बात करता है कि इंडोर्सर अगर होल्डर अगर इंडोर्समेंट के कंसेंट के बगैर अगर कोई डिस्ट्रॉय करता है इंस्ट्रूमेंट को अगेंस्ट द प्रायर पार्टी, तो इंडोर्सर लायबल नहीं होगा क्योंकि उसके कंसेंट थी नहीं. ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, यू कैन रीड इट. देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड एक्सेट्रा विदाउट कंसिडरेशन. अब अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या देखो अपन ने ये पढ़ा था कि सर्टेन अमाउंट लिखा होना चाहिए, बट इन केस कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट बना देता है, ए और बी को दे देता है और बी इसको आगे दे देता है सी को, तो सी क्या हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया. और इसने सी ने इसको 10,000 रुपये दिए थे इस बिल ऑफ एक्सचेंज के, इस इंस्ट्रूमेंट के सी ने इसको 10,000 रुपये दिए थे बी को. तो अब सी 10,000 रुपये के लिए टाइटल ले सकता है, मतलब ही कैन डिराइव टाइटल फ्रॉम हिम एंड रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ट्रांसफरर. जो ट्रांसफरर है जिसने उसे कंसिडरेशन पे ट्रांसफ़र किया उतनी कंसिडरेशन ये ले सकता है, या फिर उससे प्रायर पार्टी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है. इन पार्शियल एब्सेंस और फेलियर ऑफ मनी कंसिडरेशन. 45 ये क्या बोलता है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर गुम हो जाता है तो होल्डर को ड्रॉअर लायबल होगा वापस देने के. दैट्स इट, वी हैव डन अप टू चैप्टर 3.